जिंदगी हसीन है इसे प्यार करो। जिंदगी हसीन है इसे प्यार करो। हो रात तो सुबह का इंतज़ार करो। हो रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसका इंतज़ार है तुम्हें। वो पल भी आएगा जिसका इंतज़ार है तुम्हें। रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल जीसी क्लासेज। मैं हूं कुंदन गोस्वामी और आज मैं आप लोगों के लिए नरेशन या स्पीच का डे 2 लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट डे 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब नरेशन का पहला क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप डे 1 का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जबकि आप इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे। ठीक है, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फर्स्ट आप जो है पहले क्या करिए, वो जो फर्स्ट वाला वीडियो है उसको वॉच कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसलिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप लिंक पर क्लिक करिए और उस वीडियो को देखिए। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और हो जाइए तैयार आप लोग कॉपी पेन लेकर के। अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर जाना है। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ। और मैं आप लोग को एक बात कह दूं कि जो भी बच्चे नए हमारे चैनल पे हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कभी प्लीज़ अभी मत सब्सक्राइब करिए। पहले आप जो है पूरा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको यदि समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा नहीं करिए। और मैं आप लोग को ये प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा, कोई चीज़ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसी के साथ अब वीडियो का शुरुआत करते हैं। हो जाइए तैयार आप लोग। तो देखिए, फर्स्ट जो ये क्लास था उसमें हम लोग सीखे थे कि जो नरेशन है, नरेशन किसी भी कथन, मतलब जो हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं, जो हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं या आपस में टॉक करते हैं, वो भी नरेशन है। अगर मान लीजिए कोई वक्ता बोल रहा है, कोई स्पीकर बोल रहा है और उसी के शब्दों में यदि हम बोल देते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन। और वक्ता के मतलब उसी के भाषा में ना बोलकर उसको बदल कर अपनी भाषा में बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये सारा चीज़ डिफिनेशन वगैरह आपको हम लिखा चुके थे। लास्ट में आपको याद करिए क्या लिखाए थे कि इस साइड का, जैसे मान लीजिए जो आपका, मान लीजिए राम सेज टू मी, राम सेज, मान लीजिए राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। राम ने कहा, क्या कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस साइड का जो भी चीज़ होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लाउज। इसीलिए मैंने बोला आपको पिछला वीडियो देख लीजिए। इस साइड के को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लाउज। इधर का सब्जेक्ट जो होता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, इधर का जो वर्ब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इधर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और इस साइड का क्या होता है, टोटल वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये सारा चीज़ हम पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके थे। तो ये सब चीज़ आपको जानना अति आवश्यक है। यदि ये सब चीज़ आप नहीं जानोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूँकि पीछे का यदि हम रिपीट करेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए आप प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक बात मैं कह दूं, जो फेसबुक पर मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिए जीईसी क्लासेज। यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिए जीईसी क्लासेज। उन पर मैं बराबर वीडियो डालते रहता हूँ और लाइव क्लास भी देता हूँ, और उन पर जाकर के सब्सक्राइब करिए। और जो भी हमारे दोस्त यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप देखिए पूरा वीडियो को। तो चलिए अब हो जाइए आज के वीडियो के लिए तैयार। तो देखिए, हमको जो सीखना है आज, क्या सीखना है, अब सारा चीज़ लगभग हम लोग सीख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे नरेशन कितने रूल से बनाया जाता है, अर्थात स्पीच को कितने रूल से हम बनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा, लिखिए मैनली। मैनली स्टार देकर के लिखना है आपको। मैनली टू रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच।
चलिए देखिए, आपको पता है कि नरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो यही 2 रूल पूरा नरेशन में पढ़ना है, यही 2 रूल पढ़ना बस, तब तो एक ही दिन में हो जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यही 2 रूल आपको 15 पार्ट भी वीडियो लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है इसी दोनों में, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम में ही हो जाए, लेकिन 15 एवरेज रखिए, 15 पार्ट बन सकता है इसका, ठीक है। 15-16 या आप देखिए, अभी तो जैसा पढ़ाऊंगा मैं उस पर डिपेंड करता है कितना टाइम पढ़ाता हूँ। कभी 40 मिनट हो जाता है, कभी 45 मिनट हो जाता है, मतलब वो टाइम पर डिपेंड करता है कितना पार्ट बनेगा, ठीक है। उसके लिए आपको नहीं घबराना है। तो देखिए मैनुअली मतलब हो गया मुख्य रूप से 2 रूल्स, मतलब 2 नियम है फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। मतलब आप कह सकते हैं इसको हिंदी में, जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है इंग्लिश, बिहारी है, तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का मुख्यतः 2 नियम है, मुख्यतः 2 नियम है। इसको हिंदी में ये कहते हैं, ठीक है, नियम है। तो अब तो जो इंग्लिश जिसका कमजोर होगा उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि क्या लिखे हैं सर, ठीक है। तो वो 2 रूल्स क्या क्या है, उस चीज को फटाफट आप लोग लिखिए, जल्दी से लिखिए कि वो 2 रूल क्या है। वो 2 रूल है, इस नंबर फर्स्ट है आपका जनरल रूल, जनरल रूल। दूसरा आपका स्पेशल रूल। देखिए इसी दोनों को पूरा नरेशन में पढ़ना है, मतलब इसी में इतना टाइम लग जाएगा, बताइए। बस 2 ही रूल को पढ़ना है, सो कितना बड़ा बड़ा रूल है सर। अरे भाइयों, अभी धीरे धीरे देखिए पहले कि क्या क्या हो रहा है नरेशन में। सिर्फ वीडियो के साथ बने रहिए, कहीं भी स्किप मत करिए वीडियो को, और जहां तक हो सके इस वीडियो को फैलाइए, ये आपका हाथ में है फैलाना, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या लिखा, जनरल रूल, और दूसरा लिखा स्पेशल रूल। समझिएगा बातों को, मैं क्या कह रहा हूं भाई लोग, कि जो जनरल रूल है, आपको पता है कि जनरल का मतलब होता है सामान्य, मतलब एक तरह से सामान्य नियम, और स्पेशल तो आप लोग समझती हैं, स्पेशल है वह, मतलब जनरल क्या होता है, जनरल मतलब सभी के पास जा सकता है, मतलब जनरल क्या हुआ कि सभी के पास जा सकता है, मतलब जनरल आदमी है वह कहीं भी जा सकता है। लेकिन जो स्पेशल आदमी होता है वो क्या होता है, अरे वो स्पेशल आदमी है, मेरा घर नहीं आएगा, लेकिन जो जनरल आदमी है वो मेरा घर भी आएगा। नहीं, हम लोग नहीं बोलते वो स्पेशल है, वो स्पेशल है सिर्फ उनके लिए, और दूसरे से वह नहीं, मतलब समझ रहे बात को, मतलब वो स्पेशल है सब सिर्फ उसी के लिए, वह दूसरे के साथ नहीं आ सकता। लेकिन जो जनरल मैन होते हैं, जो जनरल आदमी हुआ, वह सभी के पास जाते हैं। तो वही कंडीशन है जनरल रूल का। तो आपको बता दें, जो जनरल रूल है वह सभी सेंटेंस के साथ फॉलो होगा, सभी सेंटेंस के साथ जनरल रूल लगेगा, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव, असर्टिव, मतलब जो भी सेंटेंस हो सभी के साथ जनरल रूल लगेगा। वही स्पेशल रूल सभी के साथ नहीं लगेगा, हर सेंटेंस के साथ नहीं लगेगा। कौन सा रूल, स्पेशल रूल। तो अभी तो 2 रूल है, तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा, जनरल रूल के बारे में पढ़ना होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का मुख्यतः 2 नियम है। कौन कौन सा, जनरल रूल और स्पेशल रूल। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा बताइए, जनरल रूल पढ़ना होगा। जनरल रूल पढ़ने के बाद ही हम लोग किस पर जाएंगे, स्पेशल रूल में, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको मैं मिटाता हूं, आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद हेडिंग दीजिए जनरल रूल। तब हम लोग जनरल रूल को पहले देखते हैं, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। तो फटाफट नोट करिए जल्दी से। चलिए, देखिए, तो नंबर 1 आप हेडिंग दे दीजिए जनरल रूल। जनरल रूल, देखिए मैंने क्या कहा आपको कि वैसा रूल है ये जनरल रूल जो सभी प्रकार के सेंटेंस में लागू होगा। अभी सिर्फ आप वीडियो देखते रहिए शुरू से, और आपको हर चीज हम समझा देंगे। नहीं बनाने रेशन तो जो भी कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। आपसे बनेगा, सिर्फ आप मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है।
तो जनरल रूल क्या होता है, मतलब जनरल मतलब सामान्य नियम, सभी सेंटेंस के साथ लागू होगा, ये याद रख लीजिएगा। चाहे वो एफर्मेटिव हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो एफर्मेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लामेटरी हो, चाहे वो इम्पेथिक, मतलब एनीवे कोई भी सेंटेंस हो, सभी के साथ लगेगा जनरल रूल। लेकिन स्पेशल रूल सभी सेंटेंस के साथ नहीं लगेगा भैया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो चलिए हम लोग इसी चीज़ को फटाफट से देखते हैं। तो जनरल रूल के बारे में एक दो लाइन लिखना तो बनता है, क्योंकि जनरल रूल और 2 ही रूल हम लोग को पढ़ना है पूरा नरेशन में, तो 1-2 लाइन तो इसके बारे में भी लिखना जरूरी है, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। क्योंकि जनरल रूल हम लोग पढ़ेंगे और जनरल रूल के बारे में अगर 1-2 लाइन लिखे नहीं तो कोई मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो लिखिए सच रूल्स विच अप्लाई, देखिए एकदम फटाफट आप मेरे साथ लिखते भी जाइए। सच रूल्स विच अप्लाई इन एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस, in every type of sentence are called general rule। जनरल रूल, ठीक है, लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, एकदम देर नहीं करना है। सच रूल्स विच अप्लाई इन एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस देखिए हम कह सकते हैं ऐसा रूल्स वैसा नियम है जो, विच का मतलब यहाँ पर जो हुआ, जो अप्लाई होगा, जो लागू होगा इन एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस, मतलब ऑफ लगा है तो उल्टा हिंदी पढ़ेंगे, सेंटेंस के सभी टाइप में, मतलब एवरी टाइप आर कॉल्ड जनरल रूल, मतलब वैसा रूल्स जो हर एक प्रकार के सेंटेंस में लागू हो, प्रत्येक सेंटेंस में लागू हो, उसी को तो हम जनरल रूल कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि जनरल रूल इट मीन्स एवरी सेंटेंस में जो लागू होगा वैसे रूल को हम क्या कहेंगे, जनरल रूल। तो जल्दी से आप फटाफट इसका हिंदी भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो लिखिए ऐसा रूल्स जो हर प्रकार के सेंटेंसेस में लागू होते हैं, उन्हें जनरल रूल्स कहते हैं, देखिए मैं हिंदी इसीलिए लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, सर इंग्लिश लिख दिए, वो इंग्लिश कभी पढ़ा ही नहीं लाइफ में, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद अगर हिंदी लिख दूँ तो कुछ और ज़्यादा समझ जाए बच्चे हमारे, तो इसीलिए मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ इंग्लिश ही सर लिखिए, हिंदी नहीं लिखिए, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा हमें कि हिंदी नहीं लिखिए सर, तो मैं नहीं लिखूंगा। मैं सोचता हूं कि बहुत सारे ऐसा बच्चा मैंने देखा है, मैं खुद ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे को इंग्लिश लिखना तक नहीं आता, इंग्लिश उसको समझ में नहीं आता। तो मुझे लगा कि अब मेरे पास जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, कैसे कैसे स्टूडेंट होंगे, हो सकता है किसी को इंग्लिश पढ़ने में ना बने, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि साथ में हिंदी भी लिख देता हूँ, यही कारण है और बस कोई नहीं। आपको मैं चाहता हूँ कि 99% आपके दिमाग में जाए जो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं दोनों ही भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो फटाफट नोट कर लीजिए, ऐसा रूल्स या वैसे रूल्स कह सकते हैं, जो ऐसा नियम, ऐसा रूल्स, यहाँ आप नियम भी कह सकते हैं, ऐसा नियम जो यहाँ जो लिखे हुए हैं, जो हर प्रकार के सेंटेंसेस में लागू होते हैं, उन्हें जनरल रूल्स कहते हैं, ठीक है। अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो तो आप में कमेंट करिएगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ऐसा रूल्स जो हर प्रकार के सेंटेंसेस में लागू होते हैं, उन्हें जनरल रूल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरल रूल क्या होगा। याद रखिएगा भाई लोग कि जनरल रूल हर प्रकार के सेंटेंस में लागू होता है। फटाफट आप लोग यहाँ तक जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी लीजिए फटाफट।
तो आई होप कि आप लोगों का हो गया होगा लिखा हुआ। देखिए आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को बीच में कभी कभी काट देते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करिए। आप जो है आपको कोई हर चीज़ समझ में नहीं आएगी यदि आप स्किप करते हैं तो, ठीक है। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप जो है फुल वॉच दिस वीडियो, ठीक है। पूरा वीडियो को देखिए, कहीं भी स्किप नहीं करिए। आप सोचते हैं कि थोड़ा सा डाटा बचाएं, लेकिन वह डाटा नहीं बचता है, आपके लाइफ को ख़राब कर देता है। थोड़ा सा यदि आप वीडियो को काटते हैं तो हो सकता है ये बातें आपको समझ में नहीं आए जो मैंने बताया। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं भी वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जनरल रूल मैंने अभी जस्ट सीखा कि जनरल रूल किसको कहते हैं। वैसा रूल्स जो सभी प्रकार के सेंटेंस में लागू होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं जनरल रूल्स। अभी आपको सारा चीज़ सिखाया जाएगा, अभी आप ध्यान से देखिए। तो देखिए जनरल रूल्स 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखिए 3 टाइप्स ऑफ जनरल रूल, 3 टाइप्स ऑफ जनरल रूल, 3 टाइप्स ऑफ जनरल रूल्स। जनरल रूल्स मतलब 3 प्रकार के होते हैं जनरल रूल, ठीक है। कौन कौन सा भैया जल्दी जल्दी से लिखिए फटाफट। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। नंबर 2 चेंज ऑफ टेंस। यहीं से हमारा नरेशन स्टार्ट होगी। उसके बाद होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। फटाफट नोट करिए जनरल रूल को कितने भागों में डिवाइड किया गया। 3 टाइप्स ऑफ जनरल रूल। जनरल रूल 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों प्रकार का हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला क्या है, चेंज ऑफ पर्सन। तो सबसे पहले हम लोग पर्सन को चेंज करेंगे, पर्सन को बदलेंगे, पर्सन को बदलना सीखेंगे नंबर 1 में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ टेंस, टेंस को बदलना सीखेंगे कि टेंस का चेंज कैसे होता है। और इसके लिए भाई लोग टेंस पढ़ना आपको अति आवश्यक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी टेंस का वीडियो नहीं देखें वो टेंस का वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आप पहले टेंस का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि टेंस की भी ज़रूरत है यहाँ पर आपको। टेंस यदि आपका क्लियर नहीं है तो भी आपको कुछ कुछ डाउट हो सकता है। बिकॉज हम यहाँ टेंस का चेंजिंग करेंगे 2 नंबर में। ये क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑफ टेंस। टेंस में भी परिवर्तन होगी, इसीलिए आपको टेंस भी पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। और तीसरा जो होगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड में चेंजिंग करेंगे, कुछ कुछ वर्ड में चेंजिंग करेंगे, तो ये चीज़ भी आपसे हो जाएगा। लेकिन आप चेंज ऑफ टेंस, टेंस आपको पढ़ लेना है एक बार, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा क्लियरली, ठीक है। वैसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी टेंस भी तो अति आवश्यक चैप्टर है, मतलब आपके लिए 12th एग्जाम के लिए भी और कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए टेंस सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से कोई एक है, तो वो है टेंस। तो टेंस का वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए टेंस का वीडियो शुरू से, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट सीखा कि जो जनरल रूल है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये अभी इसको हम ब्रेक करते हैं। अभी इसको क्या कर रहे हैं, इसको अभी हम करेंगे ब्रेक। यहाँ से नरेशन हमारा शुरू होगा, कुछ बातें हमको पहले सीखना होगा। इसको क्यों ब्रेक किए सर, ब्रेक मतलब इसको अभी यहाँ से हमारा नरेशन शुरू होगा चेंज ऑफ पर्सन से। अब पर्सन से तो चेंज करेंगे हम, लेकिन पर्सन क्या क्या होते हैं वो पर्सन भी तो सीखना है ना, कि पर्सन का चेंजिंग होगा कैसे। तो इसीलिए सबसे पहले हमको वो चीज़, एक टेबल हमको सीखना होगा। इसी जगह से हम आएंगे, मतलब फिर से इसी जगह से स्टार्ट करेंगे जो 3 प्रकार का, इसको लिखे रखिए। लेकिन इसके पहले आपको पर्सन का टेबल जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आप पर्सन का चेंज करोगे और आपको टेबल नहीं पता रहेगा तो कैसे जानोगे। तो इस जगह को ब्रेक करते हैं, 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ों की हमें ज़रूरत है, तो वो बेसिक चीज़ पहले हम लोग सीख लेते हैं, तब फिर हम यहीं से आ जाएंगे, मतलब चेंज ऑफ पर्सन से ही आएंगे आपके साथ। तो फटाफट आप टेबल लिखिए, जल्दी से टेबल की शुरुआत करिए। टेबल हम लोग अब लिखेंगे, टेबल लिखिए फटाफट। देखिए कौन से टेबल की हमें ज़रूरत होगी वो चीज़ हम लिखेंगे।
TABLE टेबल, ठीक है। देखिए सबसे पहला होगा आपका नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, दूसरा होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होगा आपका पॉजेसिव केस। आपको पता है इसके अलावे भी एक केस होता है वोकेटिव केस, लेकिन वो नहीं लिखना है हमें। 3 केस का जरूरत है यहाँ पर, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटिव केस जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होता है, और ऑब्जेक्टिव केस जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। और फिर ये पॉजेसिव केस जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए कैसे कैसे टेबल हम लोग तैयार करेंगे। इसको ऐसे लाइन, एक लाइन मारना होगा हमें, ठीक है, इसके लिए। और यहाँ पर देखिए एक पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा आपका, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और एक हो जाएगा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए गौर से देखिए, ये हमने लिखा पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये हमने लिखा पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। तो और ये हमारा है ऑब्जेक्टिव केस और ये है हमारा नॉमिनेटिव केस। फटाफट आप लोग नोट करिए। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक यहाँ से हमने लाइन दिया, जो अभी हमारा जो आई है, जैसे मान लीजिए आई हुआ हमारा नॉमिनेटिव केस। आई के बाद आपको पता है वी होता है टेबल में, उसके बाद होता है हमारा यू, उसके बाद होता है हमारा ही, उसके बाद होता है हमारा सी, उसके बाद होता है हमारा इट, उसके बाद होगा हमारा दे। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जी आप लोगों को दिख रहा है अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, दे लिखा है नीचे मैंने, ठीक है। तो देखिए अब इसको यदि हम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। देखिए भैया आप ये समझ लीजिए कि नॉमिनेटिव केस का मतलब हो जाता है, एकदम गौर से देखिए तब आपको समझ में आएगा। नॉमिनेटिव केस का मतलब हो जाता है कर्ता कारक, और कर्ता कारक का मतलब होता है काम करने वाले को हम कर्ता कारक कहते हैं। और जो ये नॉमिनेटिव केस है इसका यूज हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होगा। ये जब भी देख लीजिएगा तो आप बिना आंख कान बंद करके आपको क्या कर देना है, सब्जेक्ट बोल देना है कि ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जितना भी चीज़ है, आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, ये सब के सब क्या है, सब्जेक्टिव है। मतलब ये क्या है, सब सब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्ट, सब क्या है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट। सब नॉमिनेटिव केस का हमेशा यूज किसके रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाते हैं तो उसमें इसको डिटेल से पढ़ाते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन ही है, समझ लीजिए। तो ये जो नॉमिनेटिव केस है इसका यूज किसके रूप में होगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा हमेशा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसका हम बनाते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई का मी। ये टेबल आपके दिमाग में होगा तभी आपसे नरेशन बनेंगे, टेबल को समझिए पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए वी का हो जाता है हमारा एस, ठीक है, और यू का हो जाता है हमारा यू, और ही का हो जाता है हमारा हिम, और सी का हो जाता है हमारा हर, और ईट का हो जाता है हमारा ईट ही, और दे का हो जाता है हमारा देम। समझिए बात को, ठीक है। ये जो देख रहा है आपको, आई का मी, वी का एस, यू का यू, ही का हिम, उसके बाद क्या है, सी का हर, और ईट का ईट, और दे का देम। तो ये सब जो आपको दिख रहा है ये सभी के सभी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और इसका यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। मतलब ये अगर आप देख लीजिएगा ये सब चीज को, जो जो यहाँ चीज आपको दिख रहा है, मी देख लीजिएगा तो आप
आंख कान बंद करके कह दीजिएगा ये ऑब्जेक्ट है। एस देख लीजिएगा तो आंख कान बंद करके कह दीजिएगा ये ऑब्जेक्ट है। यू देख लीजिएगा तो आंख कान बंद करके कह दीजिएगा ये ऑब्जेक्ट है। हिम देख लीजिएगा तो आंख कान बंद करके कह दीजिएगा ऑब्जेक्ट है। हर देख लीजिएगा, ईट देख लीजिएगा, देम देख लीजिएगा। तो ये सभी के सभी किसके रूप में होता है? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है। आई मीन ये क्या है, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सभी ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। और जो नॉमिनेटिव केस है ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। तो आई नॉमिनेटिव केस है, इसका अगर ऑब्जेक्टिव केस को पूछेगा तो क्या होता है? मी होता है। वी नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस ऐसे होगा, यू आपका यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। तो फटाफट नोट करते जाइए, तब आगे बताएंगे। जल्दी से नोट करिए, इसको आप लोगों को दिख रहा होगा, नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट करिए। चलिए, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा प्रोनाउन और एडजेक्टिव का। देखिए, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए, इधर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको ऊपर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे आसानी से। चलिए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। चलिए, अब आप लोगों को दिखेगा, चूंकि नीचे वीडियो में कट रहा था इसीलिए मैंने देख लिया चेक करके। तो देखिए, अब क्या होगा ये समझिए बातों को, कि ये जो हमारा है पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव जो है हमारा आई का, यहाँ से देखिए इसका कनेक्शन लेंगे हम आई से। तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव माई। उसके बाद वी का हो जाता है हमारा आवर। उसके बाद यू का हो जाता है हमारा योर। उसके बाद देखिए ही का हो जाता है हमारा हीज। और सी का हो जाता है हमारा हर ही होगा। उसके बाद ईट का हो जाएगा हमारा ईट्स। और दे का हो जाएगा हमारा देयर। तो ये हुआ हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसका भी आपको जरूरी पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी, जब तक आप इसे नहीं जानोगे। और ध्यान दीजिएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है ये एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा। और ये सब जब भी यूज हो गया हो तो आप समझ लीजिएगा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में ही चेंज करना है, ये डब्बा वाला को ये डब्बा वाला में ही चेंज करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। इस डब्बा को इसी डब्बा में चेंज करना है, नहीं समझे? मतलब इस डब्बा का होगा तो इसी डब्बा से चेंज होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें पॉजेसिव प्रोनाउन में, तो पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या होगा इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। तो प्रोनाउन में हो जाएगा आपका माइन हो जाएगा इसका, ठीक है, आई का। उसके बाद हो जाएगा आपका आवर्स हो जाएगा इसका। उसके बाद यू का हो जाएगा योर्स यहाँ पर। और हिज का हिज ही होगा। हर का हो जाएगा यहाँ पर आपका हर्स। इट्स का कुछ भी नहीं होगा। और दे का हो जाएगा देयर्स, ठीक है, THEIRS। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो हमेशा ये जो आएगा ये अकेले आएगा, लेकिन ये हमेशा एक नाउन लेकर के आएगा। एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आएगा, तभी तो वो नाउन का विशेषता बताएगा, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद क्या होता है, हमेशा एक नाउन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो प्रोनाउन है आपका दिख रहा है, ये अकेले आएगा प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या होता है, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा माइन। और वी का क्या होगा आवर्स। और योर्स होगा क्या, यू का। फिर ही का क्या होगा, हीज होगा। हीज इसमें भी और इसमें भी हीज। उसके बाद हर का क्या होगा, हर्स। उसके बाद इट्स का कुछ भी नहीं होगा, खाली छोड़ देना है इट्स, अगर ऐसा आ गया कंडीशन तो। देयर का हो जाएगा, मतलब दे का हो जाएगा देयर्स प्रोनाउन में। तो फटाफट नोट करिए आप लोग, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, फटाफट नोट करिए आप लोग।
चलिए तो एक बार और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको। स्क्रीनशॉट तो आप मार ही लिए होंगे। देखिए ये जो आपका दिख रहा है टोटल, ये नॉमिनेटिव केस है। इसका यूज हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका जो यूज होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होगा इसका, ठीक है, ये सभी का, ठीक है। और जो इसका यूज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा इसका, हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज करेंगे किसका, इस डब्बे का, ठीक है। और अगर हम इस डब्बे की बात करें इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव का, तो इसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कभी भी आप माई सिर्फ नहीं लिख सकते, ध्यान दीजिएगा। जैसे माई अकेले कभी भी नहीं आएगा, या तो माई के साथ फादर आएगा, फ्रेंड आएगा, माई फ्रेंड, माई फादर, ठीक है, माई मदर, मतलब माई कभी भी एक हमेशा आएगा माई के साथ एक नाउन, ठीक है, आप ये चीज़ जानते हैं। उसी तरह ये डब्बा जो है ये अकेले कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा तो एक नाउन को लेकर के आएगा अपने साथ में, अकेले ये डब्बा नहीं आएगा। कौन सा डिब्बा, ये डब्बा, ठीक है। मतलब माई प्लस नाउन, आवर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन, हिज प्लस नाउन, हर प्लस नाउन, इट्स प्लस नाउन, देयर प्लस नाउन, मतलब ये हमेशा एक न एक नाउन लेकर के ही आएगा। उसी को तो एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन का विशेषता बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव है ये, और ये हम अकेले आएगा। ये जो है प्रोनाउन है तो ये अकेले आएगा। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन में आप लोग पढ़े होंगे कि माइन होता है, आवर्स होता है, योर्स होता है, हिज होता है, हर्स होता है, और इट्स का कुछ नहीं होता है, और फिर देयर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है। तो चलिए अब टेबल आप लोग लिख ही लिए होंगे, और अब मैं टेबल को मिटा देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है टेबल, अब मुझे टेबल मिटाना होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और जो नहीं स्क्रीनशॉट मारे हैं प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि इसी पर पूरा नरेशन का खेल है। पर्सन जो चेंज करेंगे इसी टेबल से होगा, और ये टेबल आपको रिमेंबर नहीं होगा तो दिक्कत है फिर, ठीक है। तो ये टेबल को एक बार आप लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये सब सब्जेक्ट तो आप लोग यूज ही करते हैं बराबर, ये सब्जेक्ट तो यूज करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस में मी, एस, यू ये सब होगा, ठीक है। और जो एडजेक्टिव में होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये इसको प्रैक्टिस कर लेना, एडजेक्टिव में होता है ये। उसके बाद जो हमारा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स, ये किस में होता है, प्रोनाउन में। चूंकि देखिए अभी ये प्रोनाउन चैप्टर का है और मैं प्रोनाउन अभी आप लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये थोड़ा सा आप लोग को जानकारी इसलिए दे दिया ताकि आप लोग को नरेशन बनाने में दिक्कत ना हो, तो इसीलिए आप इस चीज़ को लिख लीजिए। अब चलिए मैं डिलीट करता हूँ इस चीज़ को, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मारिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। और चलिए अब हम लोग नरेशन में आगे की ओर बढ़ें। देखिए जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है GEC क्लासेज यूट्यूब पर सर्च करिए और यूट्यूब पर देखिए। और जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं और नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए, कम से कम 10 लोगों के साथ अवश्य शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा, और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके अपना राय जरूर दें। इससे क्या होता है कि मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी उत्सुकता महसूस होता है यदि आप कमेंट करते हैं तो, कि मेरा वीडियो कैसा लगा। इसीलिए आप लोग कमेंट भी क्या करिए प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलिए मत, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस टेबल को अति आवश्यक था आपको जानना। अब कुछ और बातें हमें सीखनी है, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं नरेशन में। और वहाँ से फिर हम लोग आएंगे रिटर्निंग। कहाँ पर छोड़े आप लोगों को, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो वहाँ पर हम लौटेंगे बहुत ही जल्द। थोड़ा सा ब्रेक के बाद आप लोगों ने मूवी वगैरह देखा होगा, उसमें क्या कहता है, कुछ ही समय के बाद लौट रहे हैं। मतलब वही सेम बात है कि कुछ चीज़ें हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, कुछ ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम लौटते हैं उसी में फिर से। देखिए यदि आपको मेरे पास नरेशन समझ में नहीं आया तो मुझे लगता है कि आप और समझोगे भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीचर मैंने देखा यूट्यूब पर भी या कहीं पर भी इतने डिटेल से हर चीज़ को फोकस नहीं करते हैं, छोटे छोटे चीज़ को वो नहीं बताते हैं। लेकिन हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आप सीख सके इस चीज़ को। मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, और आप यदि ध्यान नहीं देंगे, आप यदि वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप कैसे सीखेंगे बताइए। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप कंटिन्यू और पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है
तो उस चीज़ को पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ सबसे पहले, अभी तो हम लोग नरेशन नहीं बना रहे हैं। देखिए राम सेज टू मी, ठीक है, राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। राम ने मुझे क्या कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। आपको पता है ये डायरेक्ट नरेशन है, आपको क्या पता है डायरेक्ट नरेशन है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम चेंज करते हैं तो इस साइड के पर्सन को चेंज करते हैं, ना कि इस साइड के। मतलब रिपोर्टिंग में कोई चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग में बस इतने सा चेंज होगा, इसको सिर्फ चेंज करते हैं और कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। कहीं कहीं तो ये चेंज नहीं भी होता है, ठीक है। तो हमको जब भी पर्सन चेंज करना है तो इस साइड का करते हैं, इसी साइड का टेंस भी चेंज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। मतलब रिपोर्टेड स्पीच का ही हम लोग चेंज करते हैं, ना कि रिपोर्टिंग का। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का। अब देखिए जो अभी आपको क्या बताएं, क्या लिखना है, तो लिखना है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो उसको पहले लिखिए। क्या चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तब हम लोग नरेशन में बढ़ेंगे आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिएगा रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है भैया, मैंने आपको बताया था कई बार कि ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है, कई बार बताया है। उसके बाद ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। इस चीज को गौर से सुनिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, और जरा सा भी वीडियो को काटिएगा नहीं तो क्या होगा, आप समझ नहीं पाइएगा। यहीं पर बच्चा कंफ्यूज करता है, ठीक है, कि क्या होगा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, कि रिपोर्टेड स्पीच यदि असर्टिव सेंटेंस में हो, क्या मैंने बोला, फिर से बोल रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो। कहिएगा भैया असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो असर्टिव सेंटेंस। तो मैं आपको बता दूं कि असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं एफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को, ठीक है। आप एफर्मेटिव सेंटेंस को भी कह सकते हैं असर्टिव, और निगेटिव को भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं। मतलब असर्टिव सेंटेंस इक्वल टू एफर्मेटिव प्लस निगेटिव, मतलब किसी को भी आप कह सकते हैं असर्टिव। तो मतलब यानी कि रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस हो, मतलब निगेटिव हो या एफर्मेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो आप इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हमेशा यूज करिएगा डाइट। लेकिन भैया यदि ये असर्टिव सेंटेंस नहीं होगा तब आपको डाइट यूज नहीं करना है। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो फिर आप गलत कर दोगे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस मतलब एफर्मेटिव या निगेटिव, मतलब यदि असर्टिव सेंटेंस हो मतलब एफर्मेटिव या निगेटिव हो, तभी हम इन्वर्टेड कोमा के बदले डाइट का यूज करेंगे, जो ये इन्वर्टेड कोमा है। नहीं तो हम लोग डाइट का यूज नहीं करेंगे, तब कुछ और चीज़ें यूज करेंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। तो इस चीज़ को लिखिए, ऊपर में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1, इफ रिपोर्टेड स्पीच, इफ रिपोर्टेड स्पीच in assertive sentence, if reported speech in assertive sentence, then तब क्या करेंगे, चेंज इन्वर्टेड कोमा इन डाइट, चेंज इन्वर्टेड कोमाज इन डाइट। चलिए मैं इसे ही लिख देता हूं डायरेक्टली, आप समझ जाइएगा, ठीक है। क्या मैं लिखूंगा, इसे ही लिख देता हूं, ठीक है। इन्वर्टेड कोमाज के बदले हम क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा। ज़्यादा लंबा लिखना भी अच्छा नहीं है, इसके बदले हम क्या कर देंगे, डाइट लिख देंगे, ठीक है। ये कब होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा नहीं। इफ रिपोर्टेड स्पीच इन असर्टिव सेंटेंस, देन तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जबकि रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें हो, इन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हो तब इन्वर्टेड कोमा के बदले हम क्या करेंगे, डाइट का यूज करेंगे। इन्वर्टेड कोमा के बदले हम क्या यूज करेंगे, डाइट का। रिप्लेस इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस करेंगे, बदलेंगे किसमें, डाइट में। समझ गए बात को। कब, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस हो, और याद रखिएगा इंट्रोगेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, यह सब में नहीं होगा। सिर्फ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब आपका असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एफर्मेटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट को आपने समझ लिया है। अब दूसरे पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट को हम लोग लिखेंगे। डाइट कब लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा के बदले, जब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है इन असर्टिव सेंटेंस में हो। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे। जल्दी से यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप फटाफट, तभी आपको समझ में आएगा हर चीज। स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। अब देखिए दूसरा कंडीशन है एक और। मैं सबसे पहले एक सेंटेंस लिख रहा हूं फिर से। He says to me, you are my family. उसने क्या कहा, उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे फैमिली हो। उसने मुझसे क्या कहा कि तुम मेरे फैमिली हो। समझ रहे बात को। उसने मुझसे क्या कहा कि तुम मेरे फैमिली हो, ऐसा कहा उसने। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच का, ये टेंस बताइए कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट में भी हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है। फ्यूचर होगा तो क्या लगेगा बताइए, सेल या विल लगेगा। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच आपका, ध्यान से सुनिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, इधर का रिपोर्टिंग स्पीच, इस साइड का रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो इधर वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए, यदि आपका मतलब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो इस साइड के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इधर यदि पास्ट में होगा तो इधर टेंस में भी परिवर्तन होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो हम क्या बोले, यदि रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो आपके जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग आगे कल बढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए इस पॉइंट बाद। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, देन तब क्या होगा, नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो ध्यान दीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर, आपको पता है इस साइड का क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच और इस साइड का होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो उस साइड का यदि आपका वर्ब क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो देन टेंस नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इस साइड का जो टेंस होगा उसमें कोई भी चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। इधर का जो टेंस होगा उसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो अभी बहुत सारे बातें और भी चीज़ें बचा हुआ है। 3 नंबर इसका होगा, कल होगा 3 नंबर। 3 नंबर में कुछ और भी बातें चीज़ें हम लोग को सीखना है, ठीक है। मतलब कि ध्यान दीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट, या एक एग्जाम्पल के द्वारा भी आप इसे समझ सकते हैं। देखिए फिर से मैं लिख रहा हूँ, जैसे लिखते हैं ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू आर माई फ्रेंड। तो ध्यान दीजिए इस साइड जो है, इस साइड का जो टेंस होगा, इस साइड का कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस साइड का जो वर्ब है हमारा वो किस में है, मतलब प्रेजेंट में है। प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कोई चेंज नहीं होगा इधर इस साइड में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जब मैं आपको बताऊंगा तो सारा चीज़ का एग्जाम्पल दे दूंगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को आपने ध्यान से देखा है और समझा है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ 3 नंबर को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो डे 3 लेकर के। यहाँ तक आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, और इतना वीडियो को आप शुरू से लेकर अगर आप लास्ट तक देखें तो प्लीज़ कमेंट निश्चित रूप से करिए, इससे मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ता है वीडियो बनने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।